जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम दोबारा कॉफी पियेंगे सुमित भैया के साथ, कॉफी विद सुमित जैन पर। टॉपिक ऑलवेज चाइना वेलकम। का टॉपिक चाइना का एक फाइनेंशियल वायरस जो दुनिया को लेकर डूबने वाला है। भैया, फाइनेंशियल वायरस। एवरग्रांडे अप्रोक्सीमेट $76 बिलियन के कर्ज में और डूबने की कगार पे, हालत काफी खराब। और न जाने उसने कितने बाहर के बैंकों से लोन ले रखे हैं और न जाने कितने उसने चाइना के बैंकों से लोन ले रखे हैं। पहले इन्फेक्शन चाइना को होगा या बाहर के बैंकों को होगा, या दुनिया में एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट ऐसा होगा कि पूरी इकोनॉमी डूबती हुई नजर आएगी। भैया, अरे जी, पहले बात तो ये आपकी लाइनिंग बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल वायरस, आपको याद होगा कि बहुत पहले हमने एक शो किया था जहां पर मैंने बात किया था कि कोविड के बाद जो वायरस पूरी दुनिया में फैलाया गया, अभी एक नया चैप्टर है कि अब हमने फाइनेंशियल वायरस को स्प्रेड करना है। लोग बोलते हैं चाइना डूब जाएगा। मैं बोलता हूं हमेशा, चाइना डूबेगा नहीं। अगर उसे लगेगा कि मैं डूबने वाला हूं, वो सबको डुबोकर ही जाएगा, तो छोड़ने वाला नहीं है। यही चाइना की जो कम्युनिस्ट है, इनका डीएनए या इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग ही ऐसा है। वो भाई, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, पूरी दुनिया में महंगाई कर दी क्योंकि आपने उनका बैंकिंग सिस्टम को बंद किया, उन्होंने आपकी सब चीजों को महंगा कर दिया। और आज की डेट में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर या स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है तो वो रुपए की वैल्यू है तो रशिया की है आज की डेट में। दे मेकिंग द मोर प्रॉफिट बिफोर वॉर। और उसके बाद अभी जो नंबर्स देखेंगे, इट इज माइंड ब्लोइंग। चाइना का भी यही हाल है। अभी इन्होंने किया क्या? देखिए, पहले तो आपको ना थोड़ा सा चाइना में जो होता है उसके बारे में ग्राउंड रियलिटी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ डज चाइना गेट मनी? वो वायरस को फैलाने के लिए इतनी पावर आती कैसे है और हिम्मत कहां से आती है? चाइना क्या करता है, ये कभी भी कोई चीज छोटी नहीं करता। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े कंपनीज को खड़ा किया। जैसे एवरग्रांड है, $300 बिलियन विद अ बी, इतना तो लोन है इसके ऊपर। चाहे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उससे ज्यादा तो एक कंपनी के ऊपर लोन है, एवरग्रांड के ऊपर। अब इन्होंने लिया कैसे? क्या भारत की कोई कंपनी इतना बड़ा लोन ले सकती है? दुनिया की और कंपनी ले सकती है क्या? चाइना के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है साइज। ये जब कंपनी बनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसा एक वंडर बनाते हैं, एक ऐसी इमेज बनाते हैं कि खुदा से ऊपर है हम, क्योंकि खुदा तो है ही नहीं इनके पास। खुदा से ऊपर हम हैं और हमें कोई बीट नहीं कर सकता। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाने के बाद ये जाते हैं फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास कि भाई, हमारा ये प्लान है, हम 100 बिलियन, 200 बिलियन, $1 ट्रिलियन की हम ये प्रोजेक्ट्स को करना चाहते हैं। जब आप इतनी बड़ी गेम दिखाएंगे, जो फाइनेंशियल गुरुज होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसके अंदर बड़ी जल्दी फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें भी हाई रिटर्न चाहिए, सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके पास इन्वेस्ट करने लगते हैं, उसको दिखाकर आप जाते हैं बैंक्स के पास कि भाई, हमें लोन चाहिए, तो बैंकर भी फंस जाता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, इतने प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, ये भी लोन देना शुरू कर देते हैं। इसलिए $300 बिलियन का तो लोन खड़ा हो गया। अब जैसे ही लोन बड़ा हुआ, वापस करने की हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि डाउन टर्न आ गया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी कोविड जैसी प्रॉब्लम आएगी जिसके बाद रियल एस्टेट चाइना में डाउन आ जाएगा। इन्होंने भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। इन्होंने जो $300 बिलियन है, ये नहीं है कि फाइनेंशियल, इसमें रियल एस्टेट के अंदर ही पैसा लगा हुआ है। डेट एक्सेसिव आज की डेट में दिखता है, थोड़े साल पहले दिखता नहीं था। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट बूमिंग में था। अभी तो रियल एस्टेट स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन मेजर प्रॉब्लम थी इनके साथ कि इन्होंने जो फंड्स है उसको किया डाइवर्ट। डाइवर्ट करके ये रियल एस्टेट के बाद ये चले गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, थीम पार्क बनाने लग गए, या इंटरनेशनल में जो क्लब्स होते हैं, या फुटबॉल क्लब्स हैं, उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। तब जब वो सारी चीजें वहां गई हैं, उसके कारण जो फाइनेंशियल एक बर्डन है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये तो हो गया हिस्ट्री एवरग्रांड का, ये लोगों को जनरली पता नहीं है। अब चाइना ने क्या बोला है कि भाई, दुनिया गई भाड़ में, तुम दुनिया के पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, मेरे बैंकों के पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। कुछ भी करो, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज को बेचो,
बेचने के बाद पैसे मुझे दो, बाकी चाइना के बैंक्स को दे दो, इंटरनेशनल मार्केट के पैसे मार लो। अब तरीका क्या है? अब आप बोलेंगे यार ऐसे तो जो इंटरनेशनल मार्केट है या इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो हल्ला नहीं करेंगे। उसको रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आपने एक न्यूज निकाल दी कि चाइना ने बहुत बड़ा फ्रॉड 75 बिलियन डॉलर का एक फ्रॉड पकड़ लिया, ठीक हो गया। उसके बाद एक छोटा मोटा कोई उसके ऊपर पेनल्टी डाल देंगे कुछ मिलियन की। भाई लोन है 300 बिलियन का, फ्रॉड आपने अनाउंस कर दिया 75 बिलियन का, और जो इसके ऊपर पेनल्टी होगी वो 100 250 मिलियन डॉलर की होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। अब केस चलेगा कोर्ट में, केस जब तक चल रहा है तब तक इंटरनेशनल मार्केट वाले भी कुछ बोल नहीं सकते। कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, इसका फैसला आएगा, उसके बाद सबके पैसे वापस कर देंगे। तो आपने लेवल 1 पे बोल दिया उनको कि भाई एवरग्रांड को आपको चाइना के बैंकों के पैसे वापस करने हैं, प्रॉपर्टी को बेचो कोई भी जो चलती हैं, पैसे वापस करने के बाद यहां पर अर्थव्यवस्था सही रहेगी। इंटरनेशनल को रोकने के लिए थोड़ी बहुत आपके ऊपर पेनल्टी डाल देंगे। और भैया तुम 300 बिलियन लेके बैठे हो, अगर 100 200 मिलियन देने भी पड़ गए पेनल्टी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पेनल्टी भी किसको देनी है? चाइनीज गवर्नमेंट को। और घर का माल घर में ही है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो सुनामी है ये आने वाली है, अकेला एवरग्रांड नहीं है, एवरग्रांड से बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। यहां पर एक वांदा है, किसी ने नाम भी सुना नहीं होगा भारत में, उनके जितने बड़े प्रोजेक्ट से बेच दिए गए, बैंकों के पैसे वापस हो गए, इंटरनेशनल मार्केट के सभी के रोक लिए। कंट्री गार्डन है, उसका भी यही हाल है, उसका साइज एवरग्रांडे से भी बड़ा है, उसके लोन एवरग्रांडे से भी ज्यादा है। दैट मीन्स अगर मैं ये 2-3 कंपनीज ले लूं तो $1 ट्रिलियन के तो लोन है इन 3-4 कंपनीज के ऊपर, और सारी की सारी बैड डेट में अनाउंस कर दिया है। दैट मीन्स कि अगर एवरग्रांड का एक का फॉर्मूला है वही कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये कॉपी ही करने में मास्टर है चाइना वाले। ओहो ज्यादा बोल दिया, मुझे कम बोलना चाहिए, मैं वापस जा रहा हूं परसों को। तो इसलिए यहां पे क्या करते हैं कि एक कंपनी है एवरग्रांड, उसके साथ में कंट्री गार्डन, ये सबका अगर मैं लूंगा तो इंटरनेशनल मार्केट का जो एक्सपोजर है इट्स अराउंड 200 टू 250 बिलियन डॉलर इन 3 कंपनीज के अंदर। और ये अगर डूब गया, आप ये समझ लीजिए कि पूरा इंटरनेशनल मार्केट का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो डूबने वाला है। और साथ साथ में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनकी दुकान भी बंद होने वाली है, बिकॉज बड़ा इन्वेस्टर जो होता है वो भी छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे लेकर आगे इन्वेस्ट करता है विद गारंटी ऑफ हाई रिटर्न्स। जब वो पैसा वापस नहीं जाएगा, एक ट्रिपल इफेक्ट आएगा, एक रिपलिंग इफेक्ट आएगा जो पूरे दुनिया में जाएगा। तो ये चाइना ने वहां पर जाकर लाकर दुनिया को खड़ा कर दिया। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, जो मैं करना चाहता हूं अगर आपने मुझे नहीं करने दिया, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। और दुनिया में नोट, पैसा बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े अपना जमीर बेच देते हैं, हम हिंदू तो 1000 साल से देखते ही आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि चाइना ने दुनिया को वहां पर लाकर अब खड़ा क्यों किया है? क्या आपको लगता है कि ओवरनाइट एक कंपनी कोलैप्स हो सकती है? नहीं हो सकती। जिसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हो, भाई दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी आपको रियल एस्टेट की नहीं मिलेगी। पूरे चाइना में इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं 3-4 कंपनीज के नाम दिए हैं। ये भी एक फॉर्मूला है दुनिया को अपनी बात मनवाने के लिए कि भाई हमारी कंपनी है, पैसा आपका लगा हुआ है, हमारा तो कुछ लगा ही नहीं, हमारा जो था वो तो हमने वापस ले ही लेना है। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरी दादागिरी भी सहन करनी पड़ेगी। क्यों? अदरवाइज मेरी कंपनी डूबेगी, आपको डूबो कर ही जाएगी। चाइनीज गवर्नमेंट डूबने वाली नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। इनके पास ऐसे बहुत फॉर्मूले हैं जो इन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए छोड़े हुए हैं। और इसलिए जो ये बहुत बातें को टीवी पे ऊपर बड़े 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 एनालिस्ट आते हैं, वो चाइना डूब गया जी, गया, हमें तो अक्साई चिन्ह ऐसी थाली पे रख के मिल जाना है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। चाइना की प्लानिंग चाइनीज कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि 1 साल का बजट दिया और 6 महीने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है, जैसे कि कर्नाटका में हुई हुई है, हिमाचल में हुई हुई है, और जहां जहां पे भी वो रहे हैं। चाइनीज काम करते हैं 25 साल का प्लान, 50 साल का प्लान, कि हमने 50 साल के बाद क्या करना है। हांगकांग को अगर इन्होंने अपने साथ मर्ज किया तो 50 साल का प्लान था कि 50 सालों में हमने कौन कौन सी स्टेप्स करने हैं जिससे कि हम इसको अपने साथ मर्ज कर लेंगे। ताइवान के साथ भी ऐसा ही प्लान है, ये भारत के साथ भी। अरुणाचल को अगर इन्होंने अपने साथ मर्ज करना है तो प्लान है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, अरुणाचल तो हमने 1 महीने में ले ही जाना है। तो
इसको बोलते हैं प्लानिंग, और वही चीज वो अब अपनी कंपनीज के थ्रू भी पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। अब मैं बड़ा नटशेल में आपको समझाने की कोशिश करी है व्हाट इज द सुनामी, ये वायरस, फाइनेंशियल वायरस विच इज गोइंग टू कम थ्रू चाइना। अब यार मेरे दो सवाल हैं बड़े अजीब से, मुझे खुद ही लगे पूछते हुए, मैं माफ कीजिएगा लेकिन अब क्या करूं। एक तरफ 17 नवंबर को चाइना 17 नवंबर 2023 को शी जिनपिंग जो है वो पहुंचे, क्या नाम है, अमेरिका। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, अब मैं कंफर्म उस चीज में नहीं हूं, कि अमेरिका को कहा कि भाई मेरे तेरे पास अप्रोक्सीमेट 1.8 ट्रिलियन डॉलर रिजर्व्स पड़े हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की फॉर्म में, जो आपके बैंक्स में जमा है। उसके बदले में आप मुझे 800 मिलियन डॉलर लोन दे दो। और अगर आप मुझे ये लोन दे देते हो तो मेरा काम चल जाएगा, मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा सा उभर जाए। मैं ये नहीं कह रहा चाइना फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक नेचर है कि वो रिजर्व हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सारा पैसा अमेरिका के अंदर अमेरिकन बैंक्स में पर्ची के ऊपर लिखा होता है कि तेरा इतना पैसा हमने देना है, तेरा इतना पैसा हमने देना है, तेरा इतना पैसा हमने देना है। और अगर चाइना को ये मन किया, या अमेरिका का अगर मन किया कि भाई हम इस कंपनी की ऐसी तैसी मतलब इस कंट्री की ऐसी तैसी मारने वाले हैं, और वो कंट्री हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अमेरिका क्या करेगा, उस बैंक खाते को सीज कर देगा कि तेरे पैसे नहीं मिलेंगे, जो तूने उखाड़ना उखाड़ दे। रशिया के साथ साफ तौर पर किया, 600 बिलियन डॉलर उसके रोक लिए एक सेकंड के अंदर, और रशिया कुछ नहीं कर पाया। मेरा क्वेश्चन, क्या ये चाल है? चाइना की कंपनियों ने दुनिया भर के बैंकों से लोन ले रखा था, ठीक है, और वो लोन भी बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर पहुंच रहा होगा, जो फॉरेन कंट्रीज के बैंक्स के से ले रखा था। अब सवाल है भैया, थोड़ा सा मुझे सुनिएगा। अमेरिका ने कहा तेरा इतना पैसा नहीं दूंगा। चाइना प्लेड स्मार्टली, जितना पैसा चाइना का अमेरिका के पास रखा हुआ था उससे ज्यादा अमेरिकन और यूरोपियन बैंकों से ले लिया लोन, और साफ कह दिया जा नहीं देता, तू वो वाला 3 ट्रिलियन डॉलर है वो रख ले, मेरा ये मैं नहीं देता, हो गया काम खत्म, भाड़ में जाओ। अब मुझे ये बताओ क्या ऐसा कुछ है? मेरा अजीब सा दिमाग काम किया, सॉरी, लेकिन बताओ जरा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन एज ऑलवेज। मुझे लगता है क्योंकि आपका ये साफ है तो क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, कोई रोक नहीं है बीच में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, डायरेक्ट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन इन मोर डेप्थ। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। पहली बात, जो चाइनीज कंपनीज ने लोन लिया है वो पिछले 2-3 साल में तो लिया नहीं, ये 15-20 साल की एक गेम है। तो पहली बात तो ये है कि ये ओवरनाइट क्रिएट करके एक प्रेशर डालने के लिए अमेरिका के ऊपर ऐसा काम नहीं हुआ है, ये सोचे समझिए एक चाल है। दूसरी बात, अभी जो सिचुएशंस है जियो पॉलिटिक्स में, आपको अपनी सिचुएशन, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को देखना पड़ता है, उसके बाद आप अपने कार्ड्स को खेलते हैं। हर एक के पास जयशंकर जी नहीं होते जो खुद ही ये कार्ड है, हर एक को सोचना पड़ता है। अभी क्या हुआ है कि जो लोन्स लिए हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने प्राइवेट बैंक से पैसा लिया है। वो गवर्नमेंट बैंक भी हो सकता है, लेकिन एक प्राइवेट एग्रीमेंट है बिटवीन 2 पार्टीज। लेकिन जो पैसा है, जो चाइनीज गवर्नमेंट का पैसा, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस का पैसा, जो अमेरिका में पड़ा हुआ है 2-3 ट्रिलियन डॉलर का, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का पैसा है। उसके ऊपर देखिए, अगर आपकी कोई कंपनी कहीं पैसे को मारती है तो दूसरी कंट्री ये नहीं बोल सकती कि भाई मैं आपके जो पैसे यहाँ रिजर्व पड़े हैं मैं उसे मारने वाला हूं। वो उसी लेवल पे जाकर उसे खत्म किया जा सकता है या फ्रीज किया जा सकता है जहां पर कोई युद्ध हो। जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध किया तो अमेरिका ने रशियन जो पैसा पड़ा हुआ था उसको फ्रीज कर दिया। प्राइवेट कंपनीज का नहीं किया है अनलेस दे वर इन्वॉल्व इन द वॉर। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। अब चाइना की सिचुएशन, सॉरी, एक क्वेश्चन मेरा अभी पूछना है, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मैं इस चीज को ऐसे देख रहा हूं, मेरा जो मानना है वो ये है कि अल्टीमेटली खेल क्या हो रहा है कि आप रूल्स बता रहे हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स क्रेडिबिलिटी और एथिक्स इंटीग्रिटी की बात करते हैं। यहां पर ना तो अमेरिका किसी तरीके की एथिक्स और इंटीग्रिटी को फॉलो करता,
क्योंकि यूक्रेन को उंगली भी अमेरिका ने लगाई, रशिया को घेर के भी अमेरिका खड़ा हुआ, मार पिटाई, मतलब जो सारे वॉर है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ही खेल खेल रहा है। और उसके बाद एलिगेशन रशिया पे लगा दिया कि तू लड़ रहा था इसलिए तेरा पैसा मार लिया। अब तो इस बात पर उतर आए हैं कि रशिया और रशिया की कंपनीज का जो भी पैसा अमेरिकन बैंक्स में या यूरोपियन बैंक्स में पड़ा था, अब ये यहां तक बात हो रही है कि तुम्हारा ये पैसा यूक्रेन को देंगे ताकि यूक्रेन तुमसे लड़ सके, तुम्हारा ये पैसा एस्टोनिया को देंगे ताकि एस्टोनिया तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो सके। अब जब अमेरिका ये कर रहा है, ठीक है, रशिया से ज्यादा स्मार्ट तो फिर यहां पर चाइना है कि यस, चाइना मैं ने आपको जितना पैसा अमेरिका के बैंकों में जमा किया, लगभग उतना पैसा अपनी कंपनीज को दूसरे रास्ते से लोन दिलवा दिया। क्योंकि मैं इस चीज को बहुत मजबूती के साथ मानता हूं कि चाइना फ्रॉम डे वन एटलीस्ट डेंग जाओपिंग के टाइम से इस चीज को डेडली मानता है कि आज नहीं तो कल अमेरिका से लड़ना होगा। वो हो यस, सकता है 2047 में हो, हालांकि उन्होंने लड़ने का प्लान बनाया था 2047 में, लेकिन लड़ाई होने जा रही है 2030 के आसपास। लेकिन मेंटली तो प्रिपेयर चाइना तब से है ना भैया। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो मैं पहले आंसर दे रहा था आपको, पहली बात यह है कि अमेरिका का चाइना का युद्ध होगा, ये चाइना भी जानता है और अमेरिका चाहता भी है कि चाइना के साथ युद्ध हो, ताकि आज कोई बड़ी पावर उसके सामने खड़ी हो जाए, उसको चुनौती दे, ये अमेरिका बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और चाइना एक थ्रेट है, सभी को जानते हैं इस चीज को। हम जो पहले बात कर रहे थे कि अभी चाइना ने क्या किया है, चाइना को भी मालूम है कि उसके पैसे फ्रीज हो सकते हैं अमेरिका में किसी वक्त भी, इसलिए चाइना ने भी हर चीज पहले से प्लान करी हुई है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने डॉलर की पोजीशन को वो लिक्विडेट करता जा रहा है। सबसे ज्यादा जो आज की डेट में गोल्ड की बाइंग है वो चाइना कर रहा है, कंट्री टू कंट्री, कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दैट मीन्स दे आर रिड्यूसिंग देयर बॉन्ड में जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसको ऑलरेडी इन्होंने आधे कर दिए हैं, आधे ऑलमोस्ट आधे हैं पहले से। जो पोजीशन थी डॉलर की चाइना की अमेरिका के साथ, उसको भी कम करते जा रहे हैं। आगे जो डील्स हैं, पहली बात तो ये कि एक्सपोर्ट्स हो नहीं रहे, इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, तो डॉलर लिक्विडेट होता जा रहा है। और जो आगे डील्स चल रही हैं वो आरएमबी में हो रही हैं, जैसे मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, कि कहीं भी डॉलर की इन्वॉल्वमेंट में ये काम ही नहीं कर रहे। चाइना का प्लान है कि 2027 तक इनकी डॉलर की पोजीशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये डॉलर से बाहर निकल जाएंगे। दिस इज देयर इंटरनल प्लान, ताकि अमेरिका कुछ कर ही नहीं पाएगा एज फार एज डॉलर्स आर कंसर्न। तो प्लीज अंडरस्टैंड, चाइना नोज कि मेरा युद्ध होगा 29 में 30 में जाकर, लेकिन 27 तक मैं इस चीजों में से बाहर निकल जाऊंगा। पहली बात ये। दूसरा, एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न, जो कंपनीज ने लोन्स लिए हैं, मैं बार बार बोलता हूं, ये प्राइवेट एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन बैंकर एंड अ पार्टी। यस, इट कैन बी लीवरेज्ड, कि अगर मैंने ताइवान को लेना है, मेरे पास डॉलर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। भाई 50-100 बिलियन पड़ा है, फ्रीज कर दो, तुम्हारा तो 1 ट्रिलियन मेरी कंपनीज के पास है, उसको मारना है, पंगा ले लो, मेरा 100 बिलियन फ्रीज कर दो, मैं तुम्हारा 1 ट्रिलियन फ्रीज कर दूंगा। तो ये तो एक लीवरेज में बार बार बोल रहा हूं, चाइना ने ऑलरेडी इसे एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज करने के लिए शुरू कर दिया, पैसा पूरी दुनिया से अट्रैक्ट कर लिया है। अब ये अपनी मनमर्जी जहां पर चाहेंगे वहां पर करेंगे, अपने खुद की पोजीशंस को लिक्विडेट कर दिया है। चाइनीज कंपनीज जो हैं जिन्होंने लोन लिया है उसकी पोजीशन को लिक्विडेट करने से रोक लगा दी है कि तुमने ये पैसा वापस नहीं करना। आर्म ट्विस्टिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, इसलिए आराम से काम हो रहा है। केसेस गवर्नमेंट के ऑलरेडी चल रहे हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर। और भाई जो ये जो इसका ओनर है एवरग्रांड का, उसके ऊपर, हुई के ऊपर कितना पेनल्टी लगी है? लोन का फ्रॉड किया है $300 बिलियन का, पेनल्टी है 6 मिलियन है डॉलर की, 6 मिलियन इसे डॉलर ऐसे ऐसे बताओ, 300 मिलियन का मतलब 300 मिलियन का 30,000 रुपए का फ्रॉड कर दिया और 6 रुपए का पेनल्टी लगी है, ऐसे कुछ? यस, 6 पैसे का। मतलब 30,000 रुपए का लोन लिया। अगर आपने 3,000 रुपए का लोन लिया है तो आपके ऊपर आप वापस नहीं कर रहे,
आपके ऊपर पेनल्टी लगी है 6 पैसे की। क्या बात है, मजा आ गया ये तो सुन के, हाँ, दिमाग और वाग हो केस, गया। हाँ, और जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, ये चलता हाँ। जाएगा 27 तक, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ निकलेगा, ये है वो है, तो उसके ऊपर कोर्ट में जाएगा। कोर्ट किसकी? चाइनीज गवर्नमेंट की। चाइनीज। जज किसका? चाइनीज गवर्नमेंट का। चाइना। इंटरनेशनल मार्केट में आप केस नहीं कर सकते चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर या चाइनीज कंपनीज के ऊपर, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि ये लोन विल बी दिस केस विल बी डन इन चाइनीज कोर्ट ओनली। तो 6 पैसे का पेनल्टी लगा दिया है, 300 रुपए के ऊपर, 3000 रुपए के ऊपर, और वो आराम से इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन सोशल मीडिया भरा हुआ है, न्यूज आर्टिकल्स में यही है कि चाइनीज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली देख रही है इसको, वो छोड़ने वाली नहीं है हुई को और उसकी कंपनी को भी, और उसकी कंपनी के ऊपर भी शायद 300-400 मिलियन डॉलर का जो पेनल्टी है वो अनाउंस किया है, रिकवर नहीं किया है, क्योंकि वो चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, वो भी चलता जाएगा। भाई, भारतीयों को कोर्ट में क्या होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम कैसे चलता है। अगर नहीं समझ आया तो केजरीवाल वाला केस चेक कर लो। और उसमें एक चीज और है, इंडियन कोर्ट्स में तो फिर भी इंडिपेंडेंस या ऑटोनोमेंस दिखाई देती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस के अंदर लॉक ऑन्स हो रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों, मतलब मामले। चाइना में तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां तो इंडिपेंडेंस की तो, ऑटोनॉमी की तो बात ही नहीं कर सकते। देखिए यहां पर क्या होता है कि 99.9% केसेस पहली हेयरिंग में पहले आधे घंटे में क्लियर हो जाते हैं, और 0.1 केसेस जो हैं वो सालों साल चलते हैं। एवरग्रांड उसी का पार्ट है। ये गजब है। अच्छा, एक लास्ट, एवरग्रांड जो है वो एक रियल एस्टेट कंपनी है जहां तक मुझे समझ में आया। और रियल एस्टेट कंपनी का एक जो बेस, या रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है उसका एक बेस जो होता है, वो डिमांड जो क्रिएट होती है वो होती है इकोनॉमी ड्रिवन। इकोनॉमी में भी मेनली ये फ्लैट्स वगैरह बनाती है, विलाज और फ्लैट्स बनाती है। जब ये विला और फ्लैट बनाती है एवरग्रांडे, तो यहां अगर आप हम इसे उठाकर देखें तो भैया यहां एक खास चीज नजर आती है हमें, और वो ये है कि पॉपुलेशन डाउन हो रही है, कम हो रही है। डिमांड रियल एस्टेट की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन या मूविंग पॉपुलेशन से दिखाई देती है, यानी शहर से पॉपुलेशन गांव से शहरों में आ रही हो तो रियल एस्टेट के रेट्स बढ़ते हैं, या फिर पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही हो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ तो रियल एस्टेट के रेट्स बढ़ते हैं। यहां गांव से पॉपुलेशन शहर, मेरे हिसाब से चाइना में 85% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में ऑलरेडी रह रही है जहां तक मुझे पता है। और दूसरा दूसरा पॉपुलेशन बढ़नी काफी हद तक कम हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे जो पूछ रहा था वो ये कि एवरग्रांडे का एक रिवाइवल का चांस, या इस जैसी रियल एस्टेट कंपनीज के रिवाइवल के चांसेस क्या है, कहां आप इनको देख रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट मेरे हिसाब से एक बैरोमीटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री के रूट लेवल पर क्या ग्रोथ हो रही है। ये बताइए भैया, क्योंकि फ्लैट्स बहुत सारे खाली दिखाई दे रहे थे, डेवलप नहीं हो रहे थे, खरीदार नहीं, और पता नहीं क्या क्या कहानियां आ गई थी भैया। ओके ओके, पहली बात यह है कि जो एवरग्रांड है वो कोई पर्टिकुलर एरिया में बेस्ड नहीं है, ये पैन चाइना में ये स्प्रेड है, बड़े सिटीज में भी है, टीयर 2 टीयर 3 में इन्होंने लेटली एंटर किया है, पिछले 5-6 साल या 8 साल में, 2015-16 से इन्होंने एंटर करना शुरू किया। पहले ये टीयर 1 एंड टीयर 2, जिसको मेट्रोपॉलिटन एंड टीयर 1 सिटीज बोलते हैं, उसी के अंदर थे। पंगा भी वहीं पड़ा है। जब ये टीयर 2-3 में एंटर करे उसके बाद रिसेशन शुरू हो गया 2018 में, जब ट्रंप ने इनके ऊपर वो एंटी डंपिंग लगानी शुरू करी, अपने फेयर एक प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया चाइना और अमेरिका के बीच में, ये घुटनों में आ गए, रियल एस्टेट में थोड़ा सा पंगा पड़ना शुरू कर गया। उसके बाद कोविड आ गया, इसी के कारण जो वो अनसोल्ड प्रॉपर्टीज पड़ी हैं उसके कारण पंगा है। अब इसको ठीक करने का तरीका बड़ा अच्छा है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये है कम है, उसके ऊपर बाद में आता हूं। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, पहले बात हो कि इसका रिवाइवल कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी कंपनी है, अगर ये बंद होती है तो कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आता है पूरे मार्केट में कि भाई एवरग्रांड बंद हो गई, ये तो प्राइस प्रॉपर्टी है, इट्स लाइक ट्रंप टावर्स। ये ट्रंप टावर ही कोलैप्स कर गया तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ बिग बिग ब्रांड नेम। वही हाल एवरग्रांडे का भी है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, चाइना ने बोला कि तुम्हारे पास
मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो प्रॉफिटेबल बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसको बेच दीजिए। बेचकर जो टीयर 2 3 में जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, इसको पूरा करो। इसको पूरा करके हैंड ओवर कर दो प्रॉपर्टीज को। चाइना में प्रॉपर्टीज जब बनती हैं तो वो पहले सेल आउट हो जाती हैं, उसके बाद वो बनती रहती है 2 3 साल में, उसके बाद वो चाबी दे दी जाती है। चाइना में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई तुम ये प्रॉपर्टीज को पूरा करके हैंड ओवर करोगे, लोग आने शुरू कर देंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो छोटी सिटीज हैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज लिया ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, नॉट टू गो एंड लिव देयर। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, घोस्ट सिटीज हैं, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस घोस्ट सिटीज, मेक दोस घोस्ट रन फ्रॉम दोस घोस्ट सिटी। अब घोस्ट कैसे भागेगा? भाई घोस्ट तब आता है जब उसमें कोई रहता नहीं है। अगर लोग रहना शुरू कर देंगे, जो भूत प्रेत होते हैं भाग जाते हैं वहां से। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बड़ी सिटीज हैं वहां पर प्रेशर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बेजिंग है, शंघाई है, 100 150 किलोमीटर का उनका डायमीटर हो गया है। अब उसको कम करने का तरीका क्या है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज है आप उसको निकालिए, यूनिवर्सिटीज है निकालिए, कोई रिसर्च के इंस्टीट्यूट है जिनका सिटी के अंदर होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने इनको निकालकर घोस्ट सिटी में ट्रांसफर कर दिया कि भैया वो सिटी रहा, वहां जाके खोलो यूनिवर्सिटी, जगह मैंने दे दी, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी बनी है। घोस्ट सिटी के अंदर मेट्रो भी बनी हुई है, एयरपोर्ट भी बना हुआ है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, सब कुछ बना हुआ है भाई, बस स्टॉप तक बना हुआ है, लेकिन एक भी आदमी रहता नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना, यहां से यूनिवर्सिटी के बच्चों को उठाना है, आपको वहां पर ट्रांसफर करना है। एक यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चा है, उसमें 1,000 कोई टीचर्स भी होंगे, एक पूरा इकोसिस्टम ट्रांसफर होना शुरू होता है, उससे मॉल भी शुरू हो जाएंगे, बसें शुरू होगी, मेट्रो शुरू होगा, एक इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जो गवर्नमेंट के ऑफिस है, जो उनको भी एक एक करके उन्होंने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपको केजरीवाल सरकार का ऑफिस है, वैसे तो उन्होंने कब्जा ही किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जगह के ऊपर, लेकिन अब उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्होंने जहां पे बैठना गंदी डालना है तो अब उसको घोस्ट सिटी में डाल दीजिए। अब राहुल गांधी है, उसको भारत तोड़ो यात्रा भी उसने दिल्ली का जो ऑफिस है वहां से शुरू करी या घोस्ट सिटी से शुरू करी, फर्क तो पड़ना नहीं है, तो उनको ट्रांसफर कर दो। तो ऐसे करके एक एक करके इन्होंने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया एंड दे हैव स्प्रेड इट आउट ऑल ओवर चाइना। उससे एवोग्रांड जैसी जो कंपनीज हैं वो रिवाइव होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो ये है। सेकेंडली मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज, आपने जैसे बोला कि भाई पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है लेकिन क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। जब क्वालिटी बढ़ती है, जो एक गांव से आया है, एक छोटा सा घर है उसका, वो शहर में आया तो वहां पर आकर उसने थोड़ा सा अपग्रेड किया, लेकिन एक लो क्वालिटी उसने प्रोडक्ट दिया, लेकिन उसका लाइफस्टाइल बढ़ना शुरू हो गया, तो वो अब एक बेटर सोसाइटी में जाएगा, जो बेटर वाला है उससे बेटर जाएगा। तो लोग जो अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, वो भी तो अपने आप को अपग्रेड करके एवोग्रांड जैसी कंपनीज में, हर एक का एक इंटरेस्ट है कि यार मुझे एवोग्रांड में घर चाहिए ना। आई वॉन्ट टू आस्क यू, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो रही है, क्या उस कंपनी के प्राइसेस कम नहीं होने चाहिए प्रॉपर्टी के? इट इज बट ऑब्वियस, कोई लेना नहीं चाहेगा। आप चाइना में एवरग्रांड की किसी भी प्रॉपर्टी का रेट आज पता कर लीजिए, किसी भी प्रॉपर्टी का रेट नीचे नहीं आया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग भी जानते हैं इस कंपनी को कुछ नहीं होगा। ये बैकिंग है गवर्नमेंट की, ये शी जिनपिंग की गारंटी है कि मैं रियल एस्टेट को कोलैप्स नहीं होने दूंगा, आपका घर मिलेगा ही मिलेगा, और जिसमें आप रह रहे हैं अगर आपको मिल गया है वो वैसा ही रहेगा जैसे 10 साल पहले था। तो रियल एस्टेट तो जान है चाइना की, इनकी बैकबोन है, वो कुछ भी कर लेंगे लेकिन अपनी बैकबोन को हिलने नहीं देंगे, यहां की कंपनीज को डूबने नहीं देंगे। मैं बार बार बोलता हूं, एक ही चीज बोलता हूं कि भाई ये जो एवरग्रांड का है, जो आपको लगता है बहुत बड़ा स्यापा है, ये कुछ भी नहीं है। इट्स अ आर्म ट्विस्टिंग मैनूवर। दुनिया में सुनामी लेके आने की बात है, वायरस फैलाने की बात है, फाइनेंशियल वायरस की। चाइना में कोई ना तो बैंक डूबने दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे हमने बड़ी न्यूज सुनी है कि चाइना में बैंक डूब गए। अरे भाई, कई फेंकू हैं जो आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं, उसकी बातों में मत आइए। जो बैंक बंद हुए हैं वो लोकल जो कोऑपरेटिव बैंक्स का होता है वो कोलैप्स हो गए। वो तो पूरी दुनिया में होते हैं, बिकॉज वहां पर कोई रेगुलेशन ज्यादा नहीं होते, टाइम नहीं होता है, छोटी जगह पे है, कोई बैंक है, वो डूब गया। क्या लोगों का पैसा डूबा है? यस। पहले 6 महीने साल में लोगों के पैसे वापस नहीं आए, लेकिन जब उसे बड़े बैंक में मर्ज कर दिया गया, रेगुलेशंस बन गए, तो दोबारा से सारा कुछ रिवाइव हो गया। क्या भारत में ऐसा काम नहीं हुआ?
क्या बैंकिंग हुआ है। रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई? क्या कोऑपरेटिव बैंक्स को बड़े बैंक्स के साथ मर्ज नहीं किया गया? क्या लोगों के पैसे पंजाब मारे एंड गए? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ऐसा ही हुआ था। बहुत है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन क्या है कि सेंसेशन जल्दी बिकती है, इसलिए आपके मेरे वीडियोस कम चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। सुन रहा होगा तो ताना सुन जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। खैर, अभी के लिए जिस तरीके से भैया ने बताया कि अल्टीमेटली यहां जो एवरग्रैंडे का मामला है, वो फाइनेंशियल वायरस दुनिया में फैलाना है, अपने घर में नहीं। अपने घर में कंट्रोल करने के लिए पहले से चाइना एक एंटीडॉट बनाकर बैठा हुआ है, और वो एंटीडॉट ऑलरेडी उस पर पहले काम किया गया, बाद में बाहर के कंट्रीज या बैंक्स के अंदर एक वायरस फैलाने की कोशिश की गई। अब यहां चाइना कितना कैपेबल होता है और कितना कामयाब होता है, और आगे जाकर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो तो देखो दोस्तों वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए हाँ, सिचुएशंस जो है वो काफी ज्यादा देखते हैं क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल टाइप की लग रही हैं। 6 महीने साल भर बाद देखेगा कि अमेरिका या यूरोप का कौन सा बैंक गिरता है, कैसे गिरता है, और चाइना के एवरग्रैंडे या दूसरी कंपनियों ने कितना लोन उससे ले रखा था। जी भैया। आई वांट टू ऐड समथिंग इन दिस। आपको साल 2 साल में भी पता नहीं लगेगा। उसका रीजन बताता हूं कि जैसे ये केसेस हैं कोर्ट के अंदर, ये लोगों को समझने की जरूरत है, इसलिए मैं इंटरवीन कर रहा हूं। आई नो इट वाज अ क्लोजिंग रिमार्क ऑफ योर्स। होता क्या है कि आपने जब कोर्ट केस शुरू कर दिया, तो जो बैंक है उसे वो बैड डेट में नहीं डालता है, उसे होपफुल ऑफ रिकवरी में एक प्रोविजन डाल देता है। बैंक की बैलेंस शीट में लॉसेस नहीं आते, वो भी इसे कैरी ऑन करते जाएंगे जब तक कोर्ट का केस चल रहा है। तो कहीं भी आपको 6 महीने साल में, बैंक को, इंटरनेशनल बैंक को भी मालूम है, वो भी बच्चे नहीं हैं, उन्हें मालूम है ये पैसा नहीं आएगा। तो जो चेयरमैन है आज की डेट में बैंक में बैठा हुआ है, वो कहता है यार 6 महीने साल में मैं रिटायर कर जाऊंगा, ये प्रॉब्लम अगले वाले के ऊपर आ जाएगी, अगले वाला अगले पे डाल देगा। तो ये काम 5 6 साल 10 साल चलता रहेगा। बड़ी डील्स में ऐसा ही होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं खुद बड़े बैंक से डील करता हूं। मैं कभी भी लोअर मैनेजमेंट से बात नहीं करी। टॉप मैनेजमेंट में जब बैठते हैं हम लोग, तो ये बातें होती हैं कि हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि 6 महीने साल में आपको कुछ पता नहीं लगेगा, ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। और जब कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा, जैसे भारत की गवर्नमेंट में मोदी जी ने आकर एक स्टेप लिया, पिछले 15 साल से 20 साल से ये कैरी खत्म करो। बैलेंस शीट पे लॉस आएगा, एक बार लॉस आएगा, उसके बाद बैंकिंग स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। इसलिए हमने जो मोदी जी का टाइम देखा है, उसके बाद जब इन्होंने सारे के सारे पुराने जो लोग थे वापस नहीं आ रहे थे, उसे बैड डेट में डाला, सारे बैंक घाटे में आ गए, ऑपोजिशन उछलने लग गया। देखिए हमारे टाइम पे तो बैंक्स बड़े प्रॉफिट में थे, मोदी जी के आते ही सारे बैंक घाटे में हो गए। अरे भैया, जो आपके घाटे थे वो इन्होंने एक पॉलिटिकल कैपिटल को खर्च करने के बाद उसे बैंकों, उसके बैंकिंग बैलेंस शीट्स में डाला, उसके बाद उसे रेगुलेट किया। आज हमारा जो एनपीए लेवल है, इट्स अराउंड 1%, आई थिंक सो, 1 या इससे भी कम है। बहुत वो कम, देखना पड़ेगा बहुत मुझे। कम। बिफोर दैट इट वाज हाई, बट कैरी फॉरवर्ड हो रहा था हर एक साल, इसलिए दिखता नहीं था। तो यही काम इंटरनेशनल बैंक्स में भी होगा। कोई भी इसके अंदर टच नहीं करेगा। जब सुमित जैन वर्ल्ड बैंक का कोई हेड बन जाएगा या मोदी जी बन जाएंगे, वो आकर डिसीजन लेंगे, भैया इसको बैड डेट में डालो, छापा मुकाओ, 1 2 साल की पेन है, उसके बाद दोबारा से ठीक हो जाएगा। सो दैट बिल कब आएगी? हो सकता है 6 महीने में आ जाए, हो सकता है 60 साल में आए, वो टाइम बताएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये डिस्कशन हम यही रखेंगे। मेरे चैनल ज्योतिर्मय और कॉफी विद सुमित जैन, दोनों के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर दोनों भाई दोबारा से आप लोगों के साथ कॉफी पियेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.